आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में ड्रग्स के कनेक्शन की जांच कर रहे एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। बताया गया कि जल्द ही फिल्म जगत के 7 बड़े अभिनेता और प्रोड्यूसर के खिलाफ भी एनसीबी जांच शुरू कर सकती है। हालांकि ये 7 बड़े दिग्गज लोग कौन हैं, इसका खुलासा भी अभी तक नहीं हुआ है। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि खुद एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना रविवार की सुबह मुंबई पहुंचे और उन्होंने करीब 3 घंटे तक एनसीबी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में समीर वानखेड़े भी शामिल थे। गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें 2 मोटरसाइकिलों को एक तेज रफ्तार कार जोरदार टक्कर मारती दिखी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। क्योंकि यह हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों मोटरसाइकिलों को टक्कर मारने के बाद कार हवा में उछलती हुई सड़क के उस पार जा गिरी। वहीं एक मोटरसाइकिल तो सड़क पर कई फीट तक फिसलती चली गई। इस जोरदार टक्कर से उन मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोग बीच सड़क पर ही गिर गए। उनमें 2 आदमी तो किसी तरह उठ खड़े हुए, लेकिन बाकी बेसुध दिखाई दिए। तभी एक दूसरी कार वहां नजर आई, जिसमें बैठे लोग इस हादसे को देखकर अपनी गाड़ी से उतरे और उन लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इसके बाद कई और लोग भी वहां पहुंचे। बताया गया कि जिस कार ने टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दक्षिण अफ्रीका के गॉटिंग प्रांत से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर एक चोर का पीछा करती थी। आरोपी वहां से एक कार चुराकर भाग रहा था, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। उसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। सामने आए एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करता दिखा। उसे सामने से आते देख आरोपी ने गाड़ी घुमा ली और वो दूसरी तरफ निकल गया। पुलिस की एक गाड़ी, मोटरसाइकिल और एक हेलीकॉप्टर ने उसका पीछा शुरू कर दिया। उसे चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई गईं। हाईवे पर आने के बाद आरोपी ने गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। वो कुछ ही सेकंड में पुलिस से काफी दूर निकल गया। मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी के पिछले वाले पहिए पर कई गोलियां भी चलाई और वो इसमें कामयाब भी हो गया। गाड़ी का पिछला टायर गोली लगने से फट गया और आरोपी की कार डगमगाते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठे पुलिस वाले ने कई और गोलियां चलाई जिससे कि वो भाग नहीं सके। काफी कोशिश के बाद कार चुराकर भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया गया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के जिस टीचर सेदू देम्बेले का जिक्र किया, उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। सेदू देम्बेले को लोग माली के हिंदुस्तान का बाबू कहते हैं, जो हर रविवार को 1 घंटे का रेडियो प्रोग्राम इंडियन फ्रीक्वेंसी ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स पेश करते हैं। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस नाचिस का अपने प्रोग्राम में जिक्र किया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जिस देश से मैं प्यार करता हूं उस देश के प्रधानमंत्री मैं मुझे प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेंद्र मोदी जी। जय माली, जय भारत। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के आरोपी और धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े क्षितिज प्रसाद के लगाए गए आरोपों को एनसीबी ने सिरे से खारिज कर दिया है। क्षितिज ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के अधिकारी उस पर धर्मा प्रोडक्शंस और उससे जुड़े लोगों करण जौहर, सोमेल मिश्रा, राखी, अपूर्वा और नीरज के खिलाफ बयान देने का आरोप लगा रहे हैं। क्षितिज के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूछताछ के समय मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया ताकि वो धर्मा प्रोडक्शंस के खिलाफ बयान पर दस्तखत कर दे। सतीश मानशिंदे का यह भी दावा है कि क्षितिज प्रसाद को धमकाया जा रहा है। हालांकि पेशी के समय कोर्ट ने माना कि क्षितिज प्रसाद के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। जज ने क्षितिज को 3 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजते हुए अपने आदेश में कहा कि क्षितिज के साथ कोई बदसलूकी की बात सामने नहीं आई है। एनसीबी के अधिकारियों ने भी क्षितिज के आरोप खारिज कर दिए हैं। उनको 27A और 29 ये मेन चार्जेस थे जिसमें उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया है और 3 तारीख तक उनको एनसीबी कस्टडी दी गई है। 27A फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरेसी, ये मेन चार्जेस है। शी वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद अस। सर उन्होंने आरोप लगाया आपने वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे।
They said that there was third-degree torture given to him and all that. How do you say? We are a very professional agency. We do not believe in all such things. So you completely. They're also saying that those things were not ganja or cigarette butts. How do you see that, sir? Again, I'm repeating, we are a very professional agency. चीन के शंघाई में एक मेट्रो डिपो को सोलर पावर स्टेशन में बदल दिया गया। इस सोलर पावर स्टेशन का निर्माण पिछले साल जून में शुरू किया गया और पिछले साल के आखिर तक उसने काम करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद अब वहां से पैदा होने वाली बिजली से कई मेट्रो ट्रेनों को चलाया जाता है। खास बात यह कि मेट्रो डिपो और सोलर पावर स्टेशन साथ साथ काम करते रहें, इसके लिए सोलर पैनल डिपो की छतों पर लगा दिए गए। काफी बड़े दायरे में स्थापित किए गए सोलर पावर स्टेशन से साल भर में इतनी बिजली पैदा हो जाती है जिससे एक 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन 2 लाख किलोमीटर तक दौड़ सकती है। यूपी के हाथरस में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि बच्चों की लड़ाई को सुलझाने पहुंचे उनके घरवाले आपस में ही उलझ गए और देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी पर कुछ लोग इस तरह टूट पड़े कि वो जमीन पर गिर गया। कुछ महिलाएं भी वहां नजर आई जो इस लड़ाई को खत्म करवाने की कोशिश में थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही, जिससे कई लोगों को चोटें आई। एक आदमी तो बुरी तरह पिटने के बाद बेहोश भी हो गया, जिसे देखकर उसके घर की महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। बाद में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि ये ड्रग्स सप्लायर फूड डिलीवरी बॉय बनकर टीवी कलाकारों को ड्रग्स पहुंचाता था। फूड डिलीवरी बॉय इसलिए बनता था ताकि पुलिस को धोखा दिया जा सके। क्राइम ब्रांच ने इसके पास से 2 किलो गांजा बरामद किया है। कोर्ट ने आरोपी को फिलहाल 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो ये ड्रग्स सप्लायर को पकड़ा गया है और पुलिस ने इसको रिमांड में भेजा है। 1 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में इसको भेजा गया है। टीवी कलाकारों को ये डिलीवरी बॉय बनकर ड्रग्स पहुंचाता था। इराक के मोसुल में सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईएसआईएस के दबदबे वाले एक द्वीप पर सेना और पुलिस ने मिलकर यह साझा अभियान चलाया, जिसमें उनके जवान आईएसआईएस के अड्डों को तबाह करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। पुलिस और सेना के जवानों ने द्वीप पर बने आतंकी ठिकानों को घेर लिया और उन पर निशाना लगाकर गोलियां दागते नजर आए। द्वीप पर जंगल के बीचों बीच बने इन आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वहां पर बम भी बरसाए गए। تهدف إلى تطهير جزر قنعوس من بقايا الإرهاب المتحصنين। जिन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने का शक है उन इलाकों की ड्रोन से तस्वीरें भी ली गईं। इसके बाद जवान रॉकेट से उस ओर हमला करने की तैयारी करते दिखे। बताया गया कि जिस जगह पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां पर सीरिया से आए आतंकियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के बाद चुनाव करवाने की घोषणा पर इमरान खान की सरकार अपने ही घर में घिर गई है। गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर की ओर से आज बुलाई गई बैठक का विपक्षी दलों ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत भी इस इलाके में चुनाव करवाने के पाकिस्तान के फैसले पर आपत्ति जता चुका है। अब विपक्षी दलों के इस बहिष्कार के ऐलान को भी पाकिस्तान की इमरान सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मामले में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर और केंद्रीय मंत्रियों का गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पिछले हफ्ते इमरान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव करवाए जाने का ऐलान भी किया था। इंग्लैंड के केंट में तस्करों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने अब ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। समंदर के रास्ते होने वाले हर गैर कानूनी काम पर अब इन ड्रोन की नजर 24 घंटे रहेगी और अपने इस काम को वो बखूबी निभाने भी लगे हैं। समंदर के रास्ते फ्रांस से अवैध तरीके से इंग्लैंड लाए जा रहे 30 लोगों को इन ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया। दिन हो या रात इनकी सहायता से अधिकारी हर वक्त समंदर में अपने इलाकों पर पैनी नजर बनाए रखते हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए समंदर किनारे एक ठिकाना बनाया गया जहां बैठकर अधिकारी उन्हें मीलों दूर से भी कंट्रोल करते दिखे। वो जिधर भी ड्रोन को भेजते वो उस दिशा से उन्हें तस्वीरें भेजने लगते। Gathering images from the moment the boats are in French water. We're gathering evidence for prosecution. हर उड़ान के बाद इन ड्रोन की जांच की जाती है, जिससे उनकी किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दुरुस्त कर उन्हें फिर से मिशन पर भेजा जा सके।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकी पुलवामा के गांव में छिपे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन इसी बीच आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ अब भी जारी है। लद्दाख में भारत की सैन्य ताकत से डरा चीन अब नए मोर्चों पर साजिश में जुट गया है। चीन की सेना अक्साई चीन और डोकलाम पर नजर गड़ाए बैठी है। अक्साई चीन में चीन अपने 50,000 सैनिक तैनात कर चुका है और डोकलाम में चीन की वायुसेना परमाणु हमले का हौवा खड़ा करने की फिराक में है। खबर है कि डोकलाम एयरबेस पर अपने H-6 लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। चीन की इस चाल से यह साबित हो गया कि वो भारत के साथ बातचीत सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसे अपनी कमजोरियां दूर करने का मौका मिल पाए। LAC पर हार के बाद चीन की नई चाल। LAC पर चीन ने बिछाया नया जाल। LAC पर चीन का रूसी चक्रव्यूह। LAC पर शी का परमाणु खेल। LAC पर भारत से पिटने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ साजिशों का नया जाल बुनना शुरू कर दिया। पिछले कई महीनों से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। इसे खत्म करने के लिए दोनों देशों की तरफ से सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है, लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी धोखा देने वाली फितरत से बाज नहीं आ रहा। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब चीन पूर्वी भारत में अपनी साजिश का नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइलों को तैनात किया है। इसके अलावा चीन अपने गोलमुड एयरबेस पर भी अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है और चीन का ये एयरबेस भारत की सीमा से महज 1150 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले अक्साई चीन के काशगर एयरबेस पर भी चीन H-6 बॉम्बर की तैनाती कर चुका है। मतलब साफ है, चीन LAC पर भारत को घेरने के लिए परमाणु साजिश का जाल बिछा रहा है। LAC पर भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन को जवाब दिया है, उससे चीनी सेना के होश उड़ गए हैं। लिहाजा अपनी आदत से मजबूर चीन अब एक नए प्लान को अंजाम दे रहा है, एक नई साजिश रच रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन के इलाके में अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। जानकारों का मानना है कि ये उसका जंग शुरू करने का एक प्लान है। सोवियत संघ के जंग लड़ने के पुराने तरीके के हिसाब से चीन ने गहराई के इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती की है और उसकी वायुसेना इसे कवर प्रदान करेगी। लेकिन 23 सितंबर को भारतीय सेना ने जो किया, उससे चीन का ये पूरा प्लान धराशायी हो गया और चीन के होश ठिकाने आ गए हैं। दरअसल 23 सितंबर को भारत ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। 23 सितंबर को SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया। पृथ्वी 2 भारत की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी सीरीज की मिसाइलें भारतीय वायुसेना और थल सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मिसाइल DRDO ने डेवलप किया है और हिंदुस्तान के अंदर ही ये बन गया है। तो ये मिसाइल की पृथ्वी 2 की आप बात कीजिए, आप ब्रह्मोस मिसाइल की बात कीजिए, आप अग्नि 5 की बात कीजिए जिसकी रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है। तो हिंदुस्तान आज मिसाइल के क्षेत्र में एक मानी हुई शक्ति की तरह उभरा है। तो चीन कितना भी क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल
डिप्लॉय कर ले। क्या चीन के पास ब्रह्मोस का उत्तर है? गलवान घाटी और उसके बाद पैंगोंग में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद चीन ने एलएसी पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने एलएसी पर अपनी सैन्य तैयारी में भी बहुत से बदलाव शुरू कर दिए हैं। अब चीन का ज्यादा जोर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने में है, इसलिए चीन एलएसी पर लगातार अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन अपने H-6 बॉम्बर को अक्साई चीन के काशगर एयरबेस पर तैनात कर चुका है। H-6 बॉम्बर KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लैस है। KD-63 मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर है। चीन ने H-6 बॉम्बर को लंबी दूरी के टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। H-6 बॉम्बर परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। चीन ने इस विमान को खास तौर पर अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया है। एक तरफ तो चीनी सेना एलएसी पर तनाव कम करने का दिखावा कर भारत से बातचीत का नाटक कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पर दबाव बनाने के लिए अक्साई चीन इलाके में चीन की तरफ से मीडियम रेंज मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग के आदेश के बाद चीनी सेना अपने तमाम वायुसैनिक अड्डों के साथ साथ सैनिक ठिकानों पर भी मीडियम रेंज मिसाइलों के साथ दूर तक मार करने वाली तोप और रॉकेट बैटरी की तैनाती कर रहा है। इसके साथ ही चीनी सैनिक अपने मिसाइलों को छिपाने के लिए बंकर भी बना रहे हैं, ताकि कोई भी सैटेलाइट उनकी मिसाइलों को देख ना सके और युद्ध की स्थिति में भारत उन ठिकानों पर हमला ना कर सके। देखिए, चीन को हिम्मत नहीं है कि वो जंग करे हिंदुस्तान के साथ। 1962 के बाद आप एक युद्ध बचाइए जो कि चीन ने जीता हो। 1967 में 5 साल के बाद ही नथुला में उसको मुंह की खानी पड़ी। 1986-87 में सुंडोरोंग चू वैली में मुंह की खानी पड़ी। वियतनाम ऐसे छोटे देश से हारा। चीन जानता है कि युद्ध क्षेत्र में वो जीत नहीं सकता हिंदुस्तान से। तो दूसरा विकल्प है कि न्यूक्लियर ऑप्शन को एक डेटरेंट की तरह इस्तेमाल करो। जानकारों का भी मानना है कि चीन भारत के साथ एक लिमिटेड वॉर यानी महज कुछ दिनों के लिए जंग लड़ सकता है, और हालात को देखते हुए चीन और भारत के बीच 10 दिन तक जंग हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत ने भी इस जंग की पूरी तैयारी कर रखी है। भारत के पास 40 दिनों का गोला बारूद है और उसके जखीरे में 60 दिन तक दुश्मनों पर आग बरसाने के लिए 60 दिनों तक के पारंपरिक बम मौजूद हैं। इसके अलावा 1999 के करगिल युद्ध की वजह से भारतीय फौज के पास हाई ऑल्टीट्यूड पर जंग लड़ने का अनुभव है। लिहाजा सुरक्षा जानकारों का मानना है कि भारतीय सेना सबसे खराब स्थिति में भी चीनी सेना पर स्ट्राइक कर सकती है, और एलएसी पर हालात को देखते हुए भारतीय सेना हर तरह से जंग के लिए भी तैयार है। जानकारों का मानना है कि चीन इस वक्त भारत के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहा है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने यही रणनीति साउथ चाइना सी में अपनाई थी, जहां पर युद्धाभ्यास कर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने अपनी DF-26 और DF-21D मिसाइलों की तैनाती कर दी थी। इसी तरीके से चीन अब भारत को अपनी मिसाइलों से डराना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना जिस तरीके से पूरे लद्दाख में अहम चोटियों पर काबिज है, वो चीन के डर का असली सबब है। चीन के पास बेशक बेहतर मिसाइलें हों और बड़ी संख्या में मिसाइलें हों, लेकिन भारतीय सेना के पास उसके तमाम हथियारों को जवाब देने के तोड़ मौजूद हैं। इसके अलावा चीन डेप्सांग में भी तनाव पैदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक डेप्सांग प्लेन्स इलाके में चीन ने अपनी 2 ब्रिगेड तैनात की हुई हैं। दरअसल डेप्सांग प्लेन्स भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है। 972 वर्ग किलोमीटर में फैले डेप्सांग प्लेन्स लद्दाख की इकलौती जगह है जहां की जमीन बिल्कुल समतल है, और इसके अलावा इसके पूर्व में काराकोरम पास के नजदीक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत की दौलत बेग ओल्डी पोस्ट है, जो डेप्सांग से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में भारतीय वायुसेना का एक एयरबेस भी है। डेप्सांग का इलाका अक्साई चीन के नजदीक भी है, लिहाजा डेप्सांग में भारतीय सेना की मौजूदगी चीन के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, क्योंकि अक्साई चीन में चीन का बनाया एक हाईवे गुजरता है
जो तिब्बत के शिनजियांग से जोड़ता है। इसके अलावा यहाँ से काराकोरम दर्रा नजदीक है और उसी दर्रे से काराकोरम हाईवे गुजरता है जो पाकिस्तान को शिनजियांग से जोड़ता है। यही हाईवे आगे चलकर CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से मिलता है। यही आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के बलोचिस्तान सूबे के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचता है। दरअसल चीन को यह डर सता रहा है कि अगर भारत ने डेप्सांग को अपने कंट्रोल में ले लिया और DSDBO यानी दरबुक-श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क का विस्तार करता है तो उसकी पहुंच चीन के शिनजियांग प्रांत तक हो जाएगी। इसके अलावा लद्दाख की सुरक्षा के मद्देनजर डेप्सांग भारत के लिए एक अहम इलाका है और दूसरा ये लेह से दौलत बेग ओल्डी रोड पर भारत की आखिरी आउटपोस्ट तक हर मौसम में चालू रहने वाली सप्लाई लाइन भी है। चीन भी इस हकीकत से वाकिफ है, लिहाजा वो जानबूझकर डेप्सांग में तनाव पैदा कर रहा है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से भारत ने चीन को गलवान और पेंगोंग में जवाब दिया था, उसे देखकर तो लगता है कि डेप्सांग में भी चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। राजस्थान में टीचर भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर डूंगरपुर में रविवार को लगातार चौथे दिन भी उपद्रव जारी रहा। ऋषभदेव और झाडोल में उपद्रवियों ने धावा बोला, लेकिन इलाके के लोग पहले से ही तैयार थे, जिसकी वजह से दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बनी। लाठियों और हथियारों से लैस इलाके के लोगों ने उपद्रवियों को पहाड़ियों पर खदेड़ दिया, जिसके बाद उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर मामले में बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द हिंसा पर नियंत्रण करने के निर्देश भी दिए। यूपी के आगरा में एक कार के नहर में गिरने के बाद उसमें सवार 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया गया कि पुल पर एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में वो कार नहर में गिर गई, जिसे निकालने के लिए मशीन की मदद ली गई। कार को मोटी रस्सी से बांधा गया और फिर धीरे धीरे उसे नहर से बाहर निकाला गया। बताया गया कि नहर में गिरने के बाद कार में सवार दोनों लोगों ने किसी तरह कार का दरवाजा खोला और फिर तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए। अर्जेंटीना के कोर्डोबा के जंगलों में आग एक बार फिर बेकाबू हो गई। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से यह आग और भड़क गई, जिसकी वजह से कोर्डोबा के हजारों एकड़ के जंगल बर्बाद हो गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में जंगलों के अलग अलग हिस्सों में आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। हरे भरे जंगल शोलों में लिपट गए और तो और वहां से उठते धुएं की वजह से नीला आसमान काला नजर आने लगा। ये आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ने लगी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग खुद ही आग बुझाने में जुट गए। कोई मशीन के जरिए लपटों से घिरी झाड़ियों पर पानी डालता तो कोई कंबलों के जरिए आग बुझाता नजर आया। हालांकि आग बढ़ते बढ़ते पास के हाईवे तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां हर तरफ काला धुआं छा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कॉन्फ्रेंस रूम में रामलला विराजमान की तस्वीर लगाई गई है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में सीएम योगी यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे जिलों के अधिकारियों से भी इसी रूप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के ठीक पीछे दीवार पर रामलला विराजमान की तस्वीर लगाई गई है। बढ़ते हैं आगे। लद्दाख समेत चीन से सटी सीमा पर भारतीय फौज की तैयारियों से चीन इतना घबरा गया है कि अब वो अपने सैनिकों की तैयारी का फर्जी वीडियो जारी कर झूठा प्रचार करने पर मजबूर है। चीन की तरफ से इस तरह का प्रोपेगेंडा अपने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए भी किया जा रहा है, लेकिन ये सफेद झूठ जल्द ही पकड़ में आ गया। चीन ने वीडियो के जरिए नाथुला बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैयारी और अभ्यास का दावा किया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये वीडियो बहुत पुराना है, क्योंकि नाथुला में इस समय बर्फबारी हो ही नहीं रही है। रक्षा मामले के जानकार बताते हैं कि यह वीडियो चीन की एक सोशल मीडिया ब्लॉगर ने जारी किया है, जो एक सफेद झूठ के सिवा कुछ नहीं है। भारत के साथ मौजूदा तनाव में भी चीन की सेना और सरकार एक खास रणनीति पर अमल कर रही है। चीन की सेना और सरकार एक तरफ भारत से बातचीत का दिखावा कर रही है, दूसरी ओर चीन का सरकारी मीडिया बीच बीच में जंग की धमकी देने लगता है। चीन के मीडिया की हैसियत नहीं है कि वो वहां की सरकार की मर्जी के खिलाफ एक लाइन भी लिखे या बोले। ऐसे में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की धमकियों से ये गलतफहमी पैदा हो रही है कि आखिर चीन का इरादा क्या है। वो जंग चाहता है या फिर शांति? दरअसल भारत की तैयारियां देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं।
डरा चीन। एलएसी पर जारी है चीन की नौटंकी। ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को धमकी। डरा चीन, बघारे शेखी। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और ये वो तस्वीरें हैं जो चीन की धोखा देने की फितरत की गवाही दे रही हैं। गलवान और पेंगोंग में भारत के हाथों शिकस्त खाने के बाद चीन एलएसी पर हर तरह की नौटंकी कर रहा है। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो तिब्बत में युद्धाभ्यास कर भारत को डराने की कोशिश भी कर रहा है। ये तस्वीरें चीन की दगाबाजी का सबूत भी हैं। ये रात में चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जो उसने खुद जारी की हैं, लेकिन वो भूल रहा है कि इन तस्वीरों के जरिए चीन की पोल भी खुल रही है। चीन की डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी है। डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी क्या कि हिंदुस्तान को वो गेसिंग गेम में रखना चाहता है। एक तरफ वो शांति की बात करके अपनी छवि में इजाफा करना चाहता है विश्व के स्तर पे कि हम तो हिंदुस्तान से हमेशा शांति चाहते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन उसके नीयत में बहुत खोट है। नीयत उसका खराब है, नीयत विस्तारवाद का है। जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी पर बातचीत का दिखावा कर रहा है और बातचीत में भी वो अपनी जिद पर अड़ा है। दरअसल चीन ये मानने को तैयार नहीं कि उसने एलएसी को पहले पार किया और इसीलिए भारत और चीन के बीच बातचीत बार बार डीरेल हो जाती है। दरअसल भारत ये चाहता है कि पूर्वी लद्दाख समेत देप्सांग और उसके बाद पेंगोंग झील के इलाके पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो, लेकिन चीन अपनी जिद पर अड़ा है कि सबसे पहले पेंगोंग के दक्षिणी इलाके पर बात हो, जहां पर भारतीय सेना कई महत्वपूर्ण चोटियों पर काबिज है। भारत ने चीन को यह साफ कर दिया है कि एलएसी पर पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए। इसके तहत जनवरी 2020 से लेकर मई 2020 तक दोनों देशों की सेनाएं जहां पर थीं वहां वापस लौट जाएं। चीन ने मई 2020 के पहले हफ्ते से ही एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। भारत का स्टैंड साफ है कि वो पूरे ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर A to Z बात करना चाहता है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक डेप्सांग में चीन ने पेंगोंग से पहले तनाव बढ़ाया। डेप्सांग में चीन ने भारतीय सेना के 4 पेट्रोलिंग पॉइंट ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन चीन चाहता है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ही बात हो, क्योंकि यहां पर भारतीय सेना ने मुखपरी, रिचिंगला की सभी अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है। चीन उसी से डरा हुआ है। भारत का कहना है कि डी-एस्केलेशन पर जब भी बात होगी तो उसमें एयर एक्टिविटी में भी डी-एस्केलेशन की बात भी जरूर शामिल होनी चाहिए। भारत चीन की सेना को यह साफ कह चुका है कि चूंकि चीन ने पहले एलएसी पार की, इसलिए उसके सैनिक ही पहले वापस लौटना शुरू करें, लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं कि उसके सैनिकों ने एलएसी पार की। दरअसल डोकलाम के बाद से ही चीन ने एलएसी के आसपास के इलाकों में लगातार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए दोनों देशों के 15 से 20 सैनिक जाने चाहिए, लेकिन चीन ने पहले 50 और फिर 100 सैनिक लाने शुरू कर दिए, जिसका भारत ने विरोध किया। इसके बाद 15 जून को गलवान में भी झड़प की शुरुआत चीन ने ही पहले की। भारत लगातार उसकी हरकतों का विरोध करता रहा, लेकिन चीन किसी भी पॉइंट पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। एलएसी पर गलवान की घटना के बाद अब भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारतीय सेना चीन को यह बता चुकी है कि अगर उसने अब एलएसी पर कोई उकसाने वाली कार्रवाई की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन भी यह बात अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर उसके सैनिकों ने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में पिछले दिनों कई बार फायरिंग हुई। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद भारतीय जवानों को साफ निर्देश है कि सेल्फ डिफेंस में या एक्सट्रीम कंडीशन में उन्हें दुश्मन से कैसे निपटना है, यह फैसला उन्हें खुद ही करना है। इतना ही नहीं, चीन ने सर्दियों भर एलएसी पर रहने की पूरी तैयारी की है, लिहाजा भारतीय फौज भी चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रही है।
भारत तनाव खत्म करना चाहता है, लेकिन एलएसी पर चीन जिस तरह का नाटक कर रहा है उसे देखकर तो नहीं लगता कि चीन दोनों देशों के बीच तनाव कम करना चाहता है। भारतीय सेना ये बात साफ कर चुकी है कि जब तक चीन के सैनिक पीछे नहीं हटते तब तक भारतीय फौज बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेगी। कमाल देखिए, चीन भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अपनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की भी मदद ले रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को फिर धमकी दी गई कि वो आग से खेलना बंद करे। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन भारत को लेकर गलतफहमी में है और फिलहाल चीन भारत को अपनी सेना की ताकत दिखाकर उसे डरा नहीं सकता। ग्लोबल टाइम्स जो प्रेसिडेंट जी और कम्युनिस्ट पार्टी का मुखौटा है, माउथपीस है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान आग से खेलना बंद करे, नहीं तो इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। कौन सी आग? 1962 के बाद इस आग ने क्या क्या असर दिखाया है, जरा चीन ये तो बताए। 1967 में नथुला में क्या हुआ, चीन ये तो बताए। 1986-87 में सुडोंग चू वैली में क्या हुआ, चीन ये तो बताए। वियतनाम ऐसे देश, छोटे देश से चीन हार गया, उस समय आग कहाँ गई थी, ये तो बताए। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत को एक बार फिर पीएलए की ताकत दिखानी होगी और चीन की सेना हर लिहाज से भारतीय सेना से बेहतर है। लेकिन भारतीय सुरक्षा जानकारों का कहना है कि चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को धमकाने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटा हुआ है। इससे पता चलता है कि चीन एलएसी के हालात को लेकर चिंता में है और दुनिया के सामने अपनी झूठी शान बगाड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की सेना जो कुछ कर रही है उसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा ही माना जा रहा है। इसी रणनीति के तहत चीन की सेना लगातार लद्दाख के आसपास युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर रही है और उसी कड़ी में चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत को ये धमकी दे रहा है कि युद्ध अभ्यास करने वाली उसकी सेना के निशाने पर भारत ही है। एलएसी के हालात को अच्छी तरह समझने वाले मानते हैं कि लद्दाख में चीन अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुका है। उसने गलवान घाटी और पेंगोंग झील के पास धीरे धीरे घुसपैठ करके भारत की जमीन पर कब्जा करने का जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। इसके अलावा भारत को घेरने के चक्कर में चीन अब खुद चारों तरफ से घिर चुका है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों के पास रणनीतिक बढ़त है। ऐसे हालात में अगर चीन की सेना ने आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो उसे इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खबर है कि भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी थाने के 4 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। बताया गया कि चारों पुलिसकर्मियों ने 169 किलो ड्रग्स बरामद की थी, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 970 ग्राम ही दिखाई थी। आरोपी पुलिस वालों को पहले सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब खबर है कि इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए गए पुलिस वालों में सब इंस्पेक्टर शेखर खान, सब इंस्पेक्टर सपन, हेड कांस्टेबल हरफूल, हेड कांस्टेबल सोनू राठी का नाम शामिल है। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, एनडीपीएस एक्ट समेत कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में जहांगीरपुरी थाने के एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी 13.37 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग उठी है। इस सिलसिले में मथुरा की सिविल कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर को हिंदुओं का तीर्थस्थल बताया गया है। साथ ही दावा किया गया है कि इस पर मुगल काल में कब्जा करने के बाद शाही ईदगाह बना दी गई थी। याचिका में ईदगाह मस्जिद को हटाने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 और भक्तों ने कोर्ट में दायर की है। इस मामले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, मथुरा को पक्षकार बनाया गया है। मथुरा में भी आपको एक अलग जो है ईदगाह बना दी जाए। ये आपका पूजा स्थल नहीं है, आपके पीर पैगंबर औलिया की जगह नहीं है, ये हमारे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो इसको हम नहीं स्वीकार नहीं कर सकते। अतः केवल है स्वार्थ के नाते, नहीं तो हम तो जीते जाते हैं और समय आएगा कि अयोध्या में रामलला क्या बाकी है,
तो निश्चित रूप से कृष्ण लला भी कृपा करके अपने पूर्ण शांता पुनः भव्यता से विराजमान जरूर होंगे। सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में है, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में है, बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं और प्रयागराज हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हमारे यहाँ हैं। तो ये आस्थाओं का देश है और आस्थाओं की जब बात होती है तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी होता है, लेकिन हम इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें विश्वास रखने वाले लोग हैं। चीन की एक दवा कंपनी ने 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। कंपनी ने वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने पर इसे दुनिया भर में बांटने का भी दावा किया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक फैक्ट्री में कुछ लोग वैक्सीन की पैकेजिंग के काम में जुटे नजर आए। कंपनी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के तीसरे और आखिरी ट्रायल को पूरा कर लेती है तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ वो सभी देशों में उसे अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया से इस महामारी को खत्म